नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सायमा। आज आपको राजनीति की दो ऐसी खबरों से रूबरू करवाएंगे जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहली खबर है बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई और दूसरी खबर है केंद्र सरकार के एक विरोध की, जिसको लेकर सवाल या निशान उठ रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के पूरी कहानी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार में दो साफ तौर पर संकेत छोड़े हैं। पहला ये कि वो बीजेपी के वर्चस्व को पूरी तरह स्वीकार कर चुके हैं। दूसरा ये कि वो अति पिछड़ों के अपने गढ़ में भी बीजेपी को जगह देने के लिए तैयार है। एनडीए की 13 महीनों के मंत्रिमंडल के तीसरे विस्तार में सभी 7 मंत्री बीजेपी से लिए गए। इसके पहले तक नीतीश बीजेपी और जेडीयू के बीच में संतुलन बनाकर चल रहे थे, लेकिन अब मंत्रिमंडल के 36 सदस्यों में 21 बीजेपी के और नीतीश की पार्टी जेडीयू की मात्र और मात्र 13 मंत्री। जीतन राम मांझी की पार्टी हम का एक और निर्दलीय मंत्री है और इस विस्तार से पहले बीजेपी के 14 और जेडीयू के 13 मंत्री थे। इस विस्तार में बीजेपी ने 5 मंत्री पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से बनाया है, जबकि सिर्फ 2 मंत्री सवर्ण वर्ग से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा के एक दिन बाद ही अचानक हुए इस विस्तार से साफ संकेत मिलता है कि बीजेपी ने अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। दरअसल एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर जाकर किसानों के खाते में 2000 रुपए की 19वीं किश्त जारी करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री की इस पहल को भी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा गया है। नए बनाए गए मंत्रियों में एक कृष्ण कुमार महतो कुर्मी, विजय कुमार मंडल केवट, सुनील कुमार कोइरी, संजय सरावगी वैश्य और मोतीलाल प्रसाद तेली अति पिछड़े वर्ग से हैं। सिर्फ राजू कुमार सिंह राजपूत और जीवेश कुमार भूमिहार सवर्ण हैं। नीतीश कुमार की राजनीति शुरू से ही अति पिछड़ों और अति दलितों के समर्थन पर टिकी है, इसलिए अब तक वो इन दोनों वर्गों में अपने सहयोगी पार्टियों की पैठ रोकने की कोशिश करते रहे हैं। कोइरी, कुर्मी और कुशवाहा नीतीश की अपनी जाति की उपशाखाएं हैं। बिहार में वैश्य भी पिछड़े वर्ग में आते हैं, हालांकि वो पारंपरिक रूप से बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं। 2 नए वैश्यों को मंत्री बनाने के लिए राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल से इस्तीफा ले लिया गया। जायसवाल अब सिर्फ पार्टी के राज्य अध्यक्ष का काम करेंगे। आपको यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि 90 के दशक में नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों और अति दलितों को लालू यादव से तोड़कर अलग राजनीति की शुरुआत की थी। इनके ही बूते पर वो लगभग 20 सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नीतीश ने 2020 का विधानसभा चुनाव लालू यादव के आरजेडी के साथ मिलकर जीता था, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने आरजेडी के साथ चल रही अपनी ही सरकार को गिराकर बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। हिंदी पट्टी में बिहार अकेला राज्य है जहां बीजेपी अकेले दम पर बहुमत लाने की स्थिति में नहीं है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि बिहार की पिछड़ी और दलित जातियों में बीजेपी पैठ नहीं बना सकी है और मुख्य तौर पर सवर्ण जातियों के समर्थन पर निर्भर है। लालू यादव ने यादवों, चिराग पासवान ने समृद्ध दलित जातियों, जीतन राम मांझी ने अति दलितों और नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों के साथ साथ अति दलितों में बीजेपी की पैठ को रोक रखा है। नीतीश की उम्र और राजनीतिक रूप से कमजोर होने के बाद बीजेपी अति पिछड़ों और अति दलितों के बीच में पैठ बनाने की कोशिश जरूर कर रही है, हालांकि उसमें वो कितनी कामयाब होती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार में इसका साफ संकेत मिलता है। नए मंत्रियों में 2 मिथिलांचल से हैं। पिछले चुनाव में ये इलाका एनडीए के गढ़ के रूप में उभरा था। इस क्षेत्र की 60 सीटों में से 40 अभी एनडीए के पास हैं। नए मंत्रियों के जरिए एनडीए यहां अपनी बढ़त बनाए रखने की कोशिश करेगी। एनडीए का दूसरा गढ़ भागलपुर अंचल है। ये एक बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री ने भागलपुर से किसानों को नगद भुगतान की किश्त जारी करने की घोषणा की। नए मंत्रियों में राजकुमार सिंह इसी इलाके साहेबगंज से आते हैं। उन पर कई अपराधों के मामले भी दर्ज हैं, जिनमें एक महिला की हत्या का भी आरोप है। वैसे आपको बता दें कि इनमें से 4 मंत्री सुनील कुमार, राजू कुमार सिंह, विजय कुमार मंडल और कृष्ण कुमार सिंह पहले जेडीयू में रह चुके हैं। सिर्फ जीवेश कुमार और संजय सरावगी को ही खांटी बीजेपी वाला कहा जा सकता है। अब आपको बताते हैं दूसरी खबर के बारे में जो काफी ज्यादा चर्चाओं में इस वक्त बनी हुई है। दरअसल गंभीर अपराध के दोषी नेताओं को क्या कभी राजनीति में आने देना चाहिए, खासकर तब जब हत्या, दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध का मामला हो।
वैसे सामान्य अपराध के मामले में आजीवन प्रतिबंध को कठोर कहा जाता रहा है, तो सवाल है कि सरकार का इस पर क्या रुख है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध कठोर होगा। हालांकि इसने गंभीर और सामान्य अपराध में फर्क साफ नहीं किया है, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। फिलहाल आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए नेताओं पर 6 साल की अयोग्यता का प्रावधान है। केंद्र ने कहा है कि ये प्रावधान पर्याप्त है। केंद्र ने एक हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट से ये बात कही है। वकील अश्वनी उपाध्याय की तरफ से आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र ने ये जवाब दाखिल किया है। आपको बता दें कि याचिका में देश में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे की मांग भी की गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या कहा है, ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर गंभीर अपराध को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का मानना क्या है। दरअसल राजनीति के आपराधिकरण रोकने के लिए लंबे वक्त से इस पर बहस होती रही है। राजनीति में अपराधियों को रोकने की मांग करने वाली एक याचिका पर 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर अपराध को लेकर टिप्पणी की थी। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा था कि सबसे पहले केंद्र को गंभीर अपराधों की पहचान करने की जरूरत है। तब अदालत ने कहा था कि गंभीर अपराध की परिभाषा तय होनी चाहिए। ये मामला चुनाव आयोग में भी उठते रहा है और चुनाव सुधार के लिए जुटे रहे एडीआर जैसे गैर सरकारी संगठन भी इस मामले को उठाते रहे हैं। चुनाव आयोग ने पहले सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उसने राजनीति से अपराधीकरण खत्म करने के लिए सक्रियता से कदम उठाए हैं और कुछ सिफारिशें भी की हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में आयोग ने 2 साल पहले ये कहा था कि उसने अपने प्रस्तावित चुनावी सुधार 2016 में अपनी 2004 की सिफारिश को दोहराया था। इसने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति पर कम से कम 5 साल के कारावास के प्रावधान वाले संज्ञेय अपराधों का आरोप लगाया गया हो, तो आरोप अगर तय किए गए हों तो उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया जाना चाहिए। वैसे दोषी ठहराए गए नेता के मामले में अयोग्यता का प्रावधान है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत अगर किसी को दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो वो सदन के सदस्य बनने के योग्य नहीं रह जाता है, लेकिन आखिरी निर्णय सदन के स्पीकर का होता है। आपको बता दें कि इसी प्रावधान के तहत 2 साल पहले आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा होने पर राहुल गांधी को अयोग्य करार दे दिया गया था। कहा गया था कि 6 साल तक वो चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गए थे। बाद में जब ऊपरी अदालत में उनकी सजा रद्द कर दी गई तो उनकी सदस्यता बहाल हो पाई थी। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उसने राजनीति से आपराधिकरण खत्म करने के लिए सक्रियता से कदम उठाए हैं और कुछ सिफारिशें भी की है, लेकिन अब ये पूरा मामला काफी ज्यादा हाईलाइटेड हो गया है। इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।